हे गाइस, अगर आप लोग एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंप्लीट नॉलेज मिल जाए इन अ सिंगल वीडियो, सो यू आर एट द राइट प्लेस। गाइस, वेलकम टू एडुकेज़म। मेरा नाम है अर्पित। हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 और 2 के वन शॉट वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने वीडियो को कैसे डिवाइड कर रखा है। इन कुछ पार्ट्स में मैंने वीडियो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे बोर्ड्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, है ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको पहले टॉपिक का बाइफर्केशन बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो आप थोड़ी सी जानते भी हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था क्या क्या मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हम ये समझेंगे कि क्यों हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानने की ज़रूरत पड़ी, फिजिकल से काम क्यों नहीं बना। तो उसमें कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे मेटल नॉन मेटल्स की। अब बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हमको ये रिएक्शन समझ नहीं आती, याद ही नहीं होती है। तो गाइस, आप लोग लॉजिकली समझ नहीं पाते, इसलिए नहीं होती। आज मैं बताऊंगा, आप लोग सब अपने आप याद कर लेंगे। ओके गाइस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कि मेटल निकलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं मेटल। और लास्ट आएगा कोरोजन, जिसमें हम बात करेंगे कि मेटल कैसे खराब हो सकते हैं और कैसे हम इनको खराब होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली हेडिंग, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना गाइस। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। और गाइस, एक बात मैं और आपको बता दूं, इसके पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर साथ साथ आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद भी नोट करें, वो आपको मेमोराइज करने में, चीज़ों को समझने में मदद करेगा। ओके ओके गाइस, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब देखते हैं गाइस। मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिख लेता हूँ, मेटल्स, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन पेन। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके गाइस, तो आप लोग बचपन में काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ चुके हैं आप लोगों ने? ऑलरेडी इनकी कई सारी प्रॉपर्टी देखी है। जैसे क्या, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं गाइस, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स उतने हार्ड नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इनमें क्या होता है गाइस, लस्टर होता है। सर, ये लस्टर पढ़ा तो इसका मतलब क्या होता है? देखो गाइस, लस्टर जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड होता है लक्स, ठीक है। वो जो नहाने वाला सोप आता है ना, लक्स, वो भी वहीं से लिया गया है। तो लक्स का मतलब होता है गाइस ग्लो, ठीक है। लक्स का क्या मतलब होता है? ग्लो। तो बेसिकली लस्टर मतलब क्या हो गया, एक टाइप का ग्लो हो गया। तो मेटल्स आपने देखो एक टाइप की शाइन ग्लो होता है उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं, मैट फिनिश होता है। मेटल जैसे टेबल है, इस पर ग्लो नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे कोई मेटल है, यहाँ जैसे वॉच है फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लो कर रही है, चमक रही है, तो उनमें लस्टर होता है। अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। हार्ड हो गया, लस्टर हो गया। फिर है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको पता है गाइस, हाई मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स, देखो गाइस, इसको समझो। आपको पता होगा कि आपके घर में जो भी बर्तन होते हैं वो सब मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो जब आप उनको गैस पर रखते हैं तो अंदर रखा हुआ पानी खौलने लगता है, ठीक है। गैस जब चालू होता है, अंदर रखा हुआ खाना पक जाता है, ज़्यादा पक जाता है तो जल जाता है, ठीक है। लेकिन मेटल को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाइस, गैस से जो हीट निकल रही है वो मेटल को पिघलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ना तो वो जल्दी पिघलते, ना ज़्यादा जल्दी जमते हैं, ठीक है गाइस। आपको समझ में आ गया? तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ कुछ के हाई होते हैं, बट इतने हाई नहीं होते कि वो मेटल्स को बीट कर दें। तो रिलेटिवली मेटल से लो ही होते हैं किसके, नॉन मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना। अगली बात करते हैं गाइस, हमने तीन प्रॉपर्टी देख ली। अगली चीज जो हमारे पास आती है गाइस, वो आती है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है गाइस, तो समझिए, आपने देखा होगा कि 1 ग्राम जो सोना रहता है, आप जरा सा सोना लेते हैं, लेकिन जब आपके उसके आप कंगन वंगन बनाते, कोई डिज़ाइन बनवाते, तो जरा से सोने से बहुत बड़ा डिज़ाइन बन जाता है। तो क्या होता है गाइस, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिससे आप उसको खींच के वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप, है ना, मेटल का थोड़ा सा पीस लें और उसको, आपके पास टूल्स आते हैं, ऐसा नहीं हाथ से खींच दिया, ठीक है। टूल्स आते हैं, उसमें डाल के उसको आप खींचते जाते हैं, तो वायर ईजिली खिंचता जाता है। इसको बोलते हैं गाइस कि वायर बहुत, या फिर मेटल बहुत डक्टाइल होते हैं, ठीक है। उनको खींच के आप वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल को आप ऐसे खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर हाईली डक्टाइल, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, हाईली डक्टाइल, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं गाइस। डक्टाइल के बाद हमारे पास आता है मेलेबल, है ना। मेलेबल क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास एक सॉलिड टुकड़ा है लोहे का, तो हम उसको ठोक ठोक के बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप कोई नॉन मेटल लोगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बॉटल लूंगा, उसको मैं ऐसे ठोकूंगा प्लास्टिक के, तो ये टूट जाएगी, शीट में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। वहीं पे मैं मेटल लूंगा तो वो ऐसा चपटा हो जाता है और फैलता चला जाता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, जो मेटल है वो मेलेबल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। मैं साथ में आपको ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी बता देता हूँ, मेलेबल,
पहली होती है गाइस डक्टिलिटी, है ना, डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है गाइस? बेसिकली मेटल्स को हम इजीली वायर में फॉर्म कर सकते हैं ना, वो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही प्रॉपर्टी है द एबिलिटी ऑफ मेटल, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू, टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना गाइस। तो ये क्या होता है? डक्टिलिटी। वहीं पे एक चीज होती है मेलेबिलिटी, ठीक है, तो मेलेबिलिटी, ओके गाइस। तो मेलेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ठोक ठोक के शीट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ, द प्रॉपर्टी, PRO, प्रॉपर्टी ऑफ, द प्रॉपर्टी ऑफ बीटन इनटू शीट्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बीटन इनटू शीट्स। ऑब्वियसली किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी। तो याद रखना ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम उसको ठोक पीट के शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो होती है मेलेबिलिटी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने कुछ मेटल्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं गाइस? ये सारी प्रॉपर्टी उल्टी है। ये हार्ड है, ये इतने हार्ड नहीं है। ये लस्टर है, इनके पास लस्टर नहीं है। ये मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनका इतना हाई नहीं है। ये डक्टाइल है, ये डक्टाइल नहीं है। ये मेलेबल है, मेलेबल नहीं है। तो इनके जस्ट अपोजिट पॉइंट्स हैं, वो आप लिख ही सकते हो। कुछ अलग पॉइंट्स हैं, वो आपको बता देता हूँ ज़रूर यहाँ पे। ओके, तो जो अलग पॉइंट्स है गाइस, वो कुछ ऐसे हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं गाइस? जनरली सॉलिड फॉर्म में, जनरली सॉलिड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं पे इनका एक एक्सेप्शन होता है, जो ब्रोमीन है हमारे पास, है ना, ब्रोमीन, ठीक है। बस ये हमें किस फॉर्म में मिलता है गाइस? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, लिख देता हूँ, है ना। केमिस्ट्री एक्सेप्शन ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, ब्रोमीन जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है गाइस। और कुछ एग्जांपल भी दे देते हैं आपको, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। तो नॉन मेटल एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ठीक है। तो कार्बन, ठीक है, C, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, H, आयोडीन, ठीक है, सल्फर, ऐसे बहुत सारे हैं। वो मैं लंबी लिस्ट बता सकता हूँ, पर ज़रूरत नहीं है ये एग्जांपल। नॉन और मेटल्स के कुछ एग्जांपल गाइस आपको दे दिए जाएं। मेटल के एग्जांपल आप बताएं, तो कई सारे हो सकते हैं। कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर, है ना, गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे पास मेटल के एग्जांपल हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो सवाल उठता है कि क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये हमने इनकी बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो बस बात खत्म हो गई, आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है? इनसे पहचान लेंगे मेटल, इनसे पहचान लेंगे नॉन मेटल है। लेकिन गाइस नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। देखिए मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है डिफाइन करने के लिए मेटल और नॉन मेटल को, है ना। तो देखते हैं हम एक्सेप्शंस। देखो एक्सेप्शंस, देखो गाइस, अब हमने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं गाइस? बहुत हार्ड होते हैं, हमें, है ना, हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो इनकी जस्ट अपोजिट में आपको बात बताता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास मरकरी होती है गाइस, मरकरी, है ना, मरकरी, मरकरी मेटल कैसे होना चाहिए? सॉलिड। पर मरकरी कैसी गाइस? लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है गाइस। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। सर हम कैसे मान लें? थर्मामीटर से टेम्परेचर ना पाए, ऊपर जाती है, अंदर क्या ऊपर जाता है? मरकरी तो जाती है, तो लिक्विड होगी तभी तो जा रही, सॉलिड कैसे जाती? ठीक है, तो मरकरी लिक्विड होती है। तो एक हमें पता चल गया, अरे हाँ यार दिक्कत वाली बात हो गई। दूसरी बात हमने क्या बोला कि जो हाईली जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, गैस पर रख दिए तब भी नहीं पिघल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं, गैलियम, ठीक है, और गैलियम और सीजियम, ठीक है, CAESIUM, सीजियम। अब गाइज ये एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि आपकी पाम पे रखने पे ही पिघल जाएंगे। आप हाथ पे रखोगे, ऐसे दबाओगे, उसमें ही पिघल जाएंगे, ठीक है। तो यार कहाँ हुआ हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्शन मिल गया अपन को, ठीक है। ये आपके पाम पे ही पिघल जाते हैं, है ना, पाम पे रखने में ही पिघल जाते हैं। ओके, अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है लस्टर की। तो हमने बोला नॉन मेटल पे लस्टर नहीं होता, ये भी आयोडीन ने झूठा साबित कर दिया। जो हमारे पास आयोडीन होता है ना गाइस, वो लस्टरस होता है, ठीक है। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, उसमें एक चमक होती है, ठीक है, पर वो नॉन मेटल है, ठीक है। वहीं पे हमने एक और बात की कि भाई मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। बट यार हमको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? तो गाइस कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप आपने पढ़ा है दूसरे फॉर्म्स का, डायमंड, है ना, डायमंड। तो गाइस आपको पता होगा इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है।
तो भाई कहाँ गए मेटल्स, है ना। डायमंड इज द हार्डेस्ट और डायमंड इज अ नॉन मेटल, ठीक है। फिर हमने बात बोली क्या, एक बात हाँ मैं आपको बताना भूलिए, बता देता हूँ गाइस, जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या, गुड कंडक्टर्स, है ना, गुड कंडक्टर्स। ओके किसके गुड कंडक्टर्स गाइस, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। तो गाइस नॉन मेटल्स क्या होंगे, अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे, सही बात है। ये जो लकड़ी की टेबल है इसमें मैं अगर ऐसे दो तार लगा दूंगा तो कंडक्ट करेगी बिजली, नहीं करेगी। हीट यहाँ गर्म कर दूंगा तो ये गर्म होगा, नहीं होगा। लेकिन एक चम्मच जरूर गैस पर रखी रहती है, हम गैस ऐसा कुछ भी हिला रहे होते हैं, गर्म चीज़ हो रही होती है, ठीक है, तो हमारी चम्मच देख रहे अगर वहाँ रखी रहे तो गर्म हो जाती है, हमारा हाथ जल जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर लकड़ी की चम्मच आप लोगे तो आपका हाथ कभी नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी कंडक्ट ही नहीं करती हीट को, ठीक है गाइस। तो लेकिन वहीं पे एक एक्सेप्शन हमारे पास आता है कार्बन के इलेक्ट्रोफॉर्म में, दैट इज ग्राफाइट, है ना। ग्राफाइट गाइस, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, है ना, गुड गुड कंडक्टर। ओके गाइस, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये क्या और एक्सेप्शन हमारे पास आ गया। और हम क्या बात कर सकते हैं गाइस, और हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। अभी एल्कली मेटल्स क्या होते हैं गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ, लीना का, है ना, लिथियम, है ना, सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम। ये क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं गाइस, हमको पता है कि मेटल्स, अगेन फिर वही बात आ गई कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, बट गाइस ये कुछ ऐसे मेटल है जिनको आप नाइफ से काट सकते हो, है ना, कट बाय नाइफ, ठीक है। आप एक चाकू लो, उसको ऐसा रखो, ऐसा काट दो, कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन गाइज इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, आप काट तो इजीली सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक, मान लो एक ऐसी गोली बना के दूँ कॉपर की और आपको ऐसे खिला दूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मैं सोडियम की गोली बना के दूँ, खिला दूँ, आपका मुंह फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी प्रॉपर्टी थी मेटल की कि हार्ड होने चाहिए, पर हार्ड नहीं होते, आप चाकू से भी काट सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये कुछ एक्सेप्शन थे जिनने हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि नहीं भाई, ये जो प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और लेजिट प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है, कुछ लेजिटिमेट प्रॉपर्टीज चाहिए जिनसे हम एक्चुअली सॉलिड ग्राउंड्स पे डिफाइन कर सकें ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो गाइज इसी से हम आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, है ना, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो दैट इज, हम डाल देते हैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या देखने वाले हैं, हम गाइस मेटल की रिएक्शंस करवाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर पानी के साथ, फिर एसिड के साथ, फिर मेटेलिक सॉल्ट्स के साथ, ठीक है, फिर नॉन मेटल्स के साथ। तो हमें कुछ 5-6 रिएक्शंस है वो देखने वाले हैं, उनसे हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये सारी रिएक्शन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक फॉर्म में आ ही जाती हैं, ठीक है। तो 3 से 4 और नंबर के इनमें से एमसीक्यूज भी इजीली बन सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर डिटेल में आई तो इजीली एक 3-4 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। तो हम इनको समझते हैं डिटेल में ना। तो देखो गाइस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं गाइस रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 डाल देते हैं गाइस, मेटल्स बर्न्ड इन एयर, ठीक है, बर्न्ड इन एयर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस, एयर मतलब बेसिकली ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती हैं, और भी चीज़ें होती हैं एयर में, बट मेनली ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करती है बर्निंग में। रिएक्शन विथ O2, ठीक है भैया, O2 गैस। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो गाइस देखते हैं, अब हमारे पास कई सारे मेटल्स हैं, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ कॉपर, ठीक है, Cu आप लोगों को पता है। तो कॉपर को हमने गाइस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो हमको क्या मिलता है, हमको गाइस मिलता है कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। अब देखिए गाइस ये बैलेंस चाहिए, तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में बैलेंसिंग सीख चुके थे, वैसे बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 लगाना मुझे पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो गई है, गैसियस फॉर्म में था और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इसका नाम लिख देता हूँ गाइस मैं यहाँ पे, यह है कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2, ये रोमन नंबर्स में 2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्साइड, ठीक है। गाइस सर आप लोग पूछेंगे कि यार ये 2 क्यों लिखा है वैलेंसी, तो गाइस ये वैलेंसी है, वैलेंसी के बाद अभी हम नीचे करने वाले हैं, जब हम मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वैलेंसी का पूरा फंडा ही क्लियर कर दूंगा, ये जिंदगी में ही डाउट नहीं आएगा आपको। ओके ओके, तो कॉपर 2 ऑक्साइड हमारा बन जाता है। तो गाइस ये क्या बना, ये एक टाइप का देखिए मेटल है, ये क्या है, मेटल और ये ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलूँगा, ऑक्साइड, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है गाइस, मेटल ऑक्साइड। तो जब एक मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमको देता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल नंबर #1,
एक और बात करते हैं, #2 एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो एल्यूमिनियम की करवा देते हैं। तो एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो गाइस बनाएगा क्या, जैसे कॉपर ने कॉपर ऑक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है गाइस Al2O3। अब बोलोगे सर ये हमको कैसे याद रहेगा, तो गाइस वही वैलेंसी का खेल है, ये भी हम आपको नीचे बताएंगे कि कैसे Al2O3 ही बना, AlO3 AlO2 क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है गाइस। तो हमें देखेंगे, तो ये Al2O3 बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं गाइस, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे, है ना गाइस। ये हमारी बैलेंस हो गई है, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना गाइस। ओके, तो ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का मेटल ऑक्साइड है ना। तो आपको समझ में आ गया, जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट रिएक्शन लिख देता हूँ। जब भी एक मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा भैया, ठीक है। ये आपको याद रखने का है, ठीक है गाइस, यू ऑल विल रिमेंबर दिस, ठीक है। समझ में आ गया होगा, याद तो हो ही जाएगा। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया कि भाई मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना गाइस, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनकी कुछ हम स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो समझते हैं गाइस, इनकी बात करते हैं पहले सॉल्युबिलिटी की, है ना। इनकी बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी, SOLUBLITY, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो आपको पता है ना, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अच्छे से घुल सकता है, ठीक है। जैसे नमक को पानी डालता हूँ तो सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो पूरा घुल जाता है, तो 1 चम्मच नमक डाला पूरा डिजॉल्व हो गया, ठीक है। कई चीज़ें नहीं भी घुलती हैं, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं गाइस हमारे पास, ये जनरली अनसॉल्यूबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट कुछ हमारे पास ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर, इसको आप लिखते भी जाएगा इस साथ में, आर इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन किस में गाइस, वाटर में, इन वाटर, बट सम ऑफ देम, बट सम डिजॉल्व टू फॉर्म एल्कली, एल्कली। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक वर्ड आया गाइस एल्कली, तो ये एल्कली क्या होता है, तो आपको याद होगा गाइस, चैप्टर 2 याद करो, बट गाइस मैंने एल्कली बताया बस था। उन बेसिस को बोला जाता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, समझ में आया तो। याद आया है ना, तो गाइज ये एल्कलीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो एल्कली आप समझ चुके हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे रिएक्शंस भी बता देता हूँ, तो समझिए वो कुछ ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं गाइज। एक है Na2O, है ना, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, इसको हमने किस में डाला, पानी में डाला, तो H2O लिक्विड फॉर्म में था, तो हमको क्या मिलता है गाइज, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कौन से होते हैं, जिनमें OH आता है, तो हमको मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया, है ना। तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ये हो गया 2, ये बैलेंस्ड है। और क्या होता है गाइस, एक तो सोडियम ऑक्साइड, दूसरा वाला होता है K2O, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में पानी में डाला, ठीक है गाइस। तो ये हमको क्या दे देता है, यहाँ पे NaOH मिला था, यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ क्या मिलेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH, ठीक है, KOH। इसको भी बैलेंस कर देंगे, ये एक्वस फॉर्म में मिलते हैं। एक्वस क्या होता है गाइस, जहाँ पे पानी को ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, उसको हम एक्वस बेसिकली सोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, ये ऊपर वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया है ना, ये क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या है, वाटर, ये तो पता ही है आपको यार, है ना, वाटर है, ठीक है। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमने बात करी किसकी, मेटल ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी की। अब गाइस एक और स्पेशल टाइप के हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैं लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो गाइस समझो क्या होते हैं एम्फोटेरिक, जो TERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। ओके गाइज, ये क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनकी हम बात समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं गाइज, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन दे देते हैं। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन गाइज कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो गाइज ऐसे ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करें उनको हम बोलते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ गाइज, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ, है ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, मेटल ऑक्साइड्स, metal oxides which reacts with both। अब गाइज बोथ कौन कौन से होने चाहिए इसमें, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस
सी क्या बनता है गाइस रिएक्ट करने पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस खाली जगह को भर देंगे हम। तो देखते हैं, कोई रिएक्शन देखते हैं पहले। तो देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस ऐसे ही एक एम्फोथेरिक ऑक्साइड का नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 जो होता है गाइस वो एम्फोथेरिक होता है, याद रखना। इसकी रिएक्शन पहले मैं किसी एसिड के साथ कराता हूँ। तो कोई एसिड सोचो क्या आ रहा है, HCl ही आ रहा होगा या H2SO4 आ रहा होगा, तो HCl के साथ करा देते हैं, HCl। तो गाइस Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। ये जो Al है ये Cl के साथ चला जाता है तो हमको मिलता है AlCl3। अब समझना गाइस, जो एक एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक क्लोरीन एक ही ले सकता है। तो एक एल्यूमिनियम ने 3 दिए, अब यहाँ पे एक क्लोरीन एक ले रहा है, तो कितने क्लोरीन लगेंगे, 1 2 3 क्लोरीन, तो एक Al और 3 Cl लगते हैं, तो AlCl3 बन जाता है। इस चीज़ को हम अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। AlCl3 प्लस साथ में क्या बनेगा गाइस, पानी, है ना, H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं गाइस हम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, AlCl3 ये 2 हो जाएगा। ओके गाइस, ये आपको समझ में आया। तो हमने क्या देखा कि जब एक मेटल ऑक्साइड को हमने पानी के साथ ये करवाया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना गाइस एक सॉल्ट, AlCl3 टाइप ऑफ सॉल्ट एंड पानी। तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, है गाइस। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर इसकी एक बेस के साथ भी तो रिएक्शन करवाओ, तो करवा देते हैं गाइस। Al2O3 वापस ले लेते हैं, प्लस इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं गाइस एक बेस के साथ। तो बेस आपको याद रहा होगा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट कराता है गाइस तो ये बनाता है NaAlO2, NaAlO2। इसको गाइस हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टफ है। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, है ना गाइस। अगेन ये भी क्या होता है गाइस, एक टाइप का सॉल्ट ही होता है ना, एक टाइप का सॉल्ट होता है, उसके साथ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यार जब मेटल ऑक्साइड्स किसी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसी रिएक्शन देते हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, है ना गाइस। तो ये आपको आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं गाइस हमारी अगली रिएक्शन पे, ठीक है। हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि जो मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हमने अच्छे से समझ लिया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं गाइस, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। कैसे वो पानी के साथ ये करेंगे उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हमारे गाइस सेकंड, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है, H2O। ओके गाइस, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो हम यहाँ पे कुछ ये मेटल रिएक्ट करवाने वाले हैं जो कि है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इनकी हम कुछ रिएक्शन कराएंगे, देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले सोडियम की करवाते हैं। अब आपने यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे गाइस जिसमें आपने ये देखा होगा कि यार सोडियम को टुकड़े को पानी में डालो, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। सोडियम को ग्लास में डाला, जलने लगा एकदम। तो गाइस सोडियम की जो पानी के साथ रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें बहुत सारी हीट निकले, ठीक है। तो गाइस क्यों होती है हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ सोडियम लेता हूँ सॉलिड टुकड़ा, इसको मैं डाल देता हूँ पानी में H2O में, ठीक है। तो गाइस ये बनाता है क्या, समझो Na और OH मिलेगा, Na और H2O मिलता है, तो गाइस हमें क्या मिलता है, NaOH, है ना, हमको मिलेगा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये भाई यार ऊपर कहाँ जा रहा है, हाँ, तो ये मिलता है हमें NaOH प्लस हमको मिलती है गाइस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हमको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको यहाँ पे क्या मिली, हाइड्रोजन गैस मिली, है ना। अब क्या होता है गाइस, समझना आप बात को, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है इसमें इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि ये H2 तुरंत आग पकड़ लेती है और ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। इसीलिए सोडियम को पानी से बहुत दूर रखते हैं, है ना, क्योंकि पानी तो दूर, हवा में रखे रखे ही वो आग पकड़ लेता है कई बार, ठीक है। इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में, सोडियम को और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है जिससे उससे एयर का कांटेक्ट कट ऑफ किया जा सके, है ना, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट ना कर पाए। ओके, तो पानी में डालते हो तो पानी में तो वो जल ही जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या बना गाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही डी मैं लिख देता हूँ। ये क्या होता है, ये H2 कैचेस फायर, दिस थिंग कैचेस फायर, कैचेस फायर। तो रिएक्शन कैसे हो गई गाइस, हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। एक्सोथर्मिक हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था क्या होता है मतलब। अगली रिएक्शन कराते हैं गाइस हम पोटेशियम के साथ, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो गाइस ये 2NaOH, ओके। अब रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम के साथ, पोटेशियम को टुकड़ा लिया, इसको पानी में डाला, तो अगेन पोटेशियम इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, तो यहाँ पे बनता है गाइस KOH, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है सेम तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये क्या हो जाता है हमारे पास, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, तो आप देख रहे हो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, है ना, पानी के साथ रिएक्ट करने पे, और साथ में निकलती है गाइस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या होती है गाइस, अगेन दिस रिएक्शन इज अगेन हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये भी कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक गाइस। इसमें भी सेम होता है, आग पकड़ लेता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक। अब बात कराते हैं किसकी गाइस, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो गाइस कैल्शियम में थोड़ा सा ना अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। हम यहाँ पे कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम की जब मैं पानी के साथ रिएक्शन कराता हूँ ना तो कुछ और दिखता है। देखो कैल्शियम लिया, यहाँ पे मैंने पानी डाला, तो गाइस अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम की रिएक्शन भी कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है ना, CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों लगा सर, यहाँ तो 2 2 लग ही नहीं रहा था, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं, और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक ही ले सकता है। तो यहाँ एक दिया एक लिया, एक दिया एक लिया, लेकिन कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हाइड्रोक्साइड एक ले सकता है, तो ये 2 देगा, और तो लेने के लिए 2 चाहिए, इसलिए CaOH होल ट्वाइस बना है, ठीक है गाइस, ओके। प्लस क्या बनेगा साथ में, प्लस बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, ये जो H2 गैस होती है ना, ये इससे चिपक जाती है, ठीक है, किससे, बचे हुए कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो जो कैल्शियम होता है ना, धीरे धीरे जो बचा हुआ रिएक्शन के बाद वो उससे सरफेस पे आ जाता है तैरता तैरता, क्यों, क्योंकि बबल चिपक जाते हैं उसके सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन सरफेस, ठीक है गाइस, ऑन सरफेस। ये सब रिएक्शंस के क्या आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको याद रहेगी मेमोरी, अच्छा हाँ सर ने बताया था वो सरफेस पे आता, तो आप इजीली याद रख पाओगे इन रिएक्शन को, सरफेस है ना। क्यों, रीजन क्या रहता है, रीजन हाइड्रोजन बबल्स अटैचेस ऑन इट, ठीक है। तो वो उसको क्या करते हैं गाइस, सरफेस पे ऐसे लेके आ जाते हैं, बुड़बुड़ बुड़बुड़, ठीक है, ओके। तो अगली बात करते हैं गाइस हम, क्या था कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ओके। तो डी रिएक्शंस दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम की गाइस हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, इसको बैलेंस कर देता हूँ, ये हो गया बैलेंस। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ, तो गाइस यहाँ पे क्या बनता है, अगेन कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। अगेन यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं, तो ये बैलेंस हो गया गाइस, ठीक है। तो मैग्नीशियम की गाइस रिएक्शन किससे हुई, पानी के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना पेच होता है, ये क्या पेच होता है गाइस, समझो बात को आप लोग। ये जो ऊपर की पहले की रिएक्शन हमने देखी सोडियम और पोटेशियम की, ये तो क्या होती है गाइस, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। आप ऐसा मान लो ठंडी झील है उसमें भी डालोगे तो भी रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जो कैल्शियम होता है हमारे पास, ठीक है, कैल्शियम होता है हमारे पास, वो क्या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ओके। ये दोनों जो रिएक्शन थी इनमें आग लग जाती है। कैल्शियम वाली जो रिएक्शन होती है इसमें सरफेस पे आता है, इसमें आग नहीं लगती है। और जो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन होती है ना गाइस, इसमें ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आपको कैसा लेना पड़ता है गाइस, आपको यहाँ पे हॉट वाटर लेना पड़ता है ना। आपको पानी कैसा लेना पड़ेगा, हॉट वाटर, गर्म पानी लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट वाटर लेना पड़ता है, तब आपको ये सब देखने को मिलता है, ओके। तो अब बात करते हैं हमें लास्ट रिएक्शन की, दैट इज एल्यूमिनियम के साथ, है ना। तो गाइस एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ना, सबसे पहली बात हमको देखना पड़ेगा गाइस, नॉर्मल हम एल्यूमिनियम पानी रखते हैं वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और गर्म पानी भी आप उबाल लोगे तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा गाइस। तो एल्यूमिनियम से अगर आपको पानी को रिएक्ट करवाना है तो आपको स्टीम से करवाना पड़ेगा, है ना, एकदम स्टीम से। स्टीम से क्यों, समझो गाइस, है ना। मैं आपको रीजन बताता हूँ, पहले रिएक्शन लिख दूँ। H2O कराते हैं तो हमको क्या मिलता है गाइस, अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, Al2O3 प्लस हमारे पास अगेन हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं तो हो जाएगी 3 2 ये 3। अब गाइस यहाँ पे समझना आप लोग कि हमको क्या चाहिए पड़ता है, यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में चाहिए पड़ता है पानी, है ना, स्टीम के फॉर्म में। तो देखो ऊपर से नीचे तक हमने रिएक्शन देखी, ये जो स्टार्टिंग की तो रिएक्शन थी ये ठंडे पानी से भी हो जाती हैं और रिटर्न में एक्सोथर्मिक होती हैं, जल जाती हैं। बीच वाला जो कार्बन है ये नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट करता है पर इसमें कोई भी आग नहीं लगती है। फिर मैग्नीशियम है वो नॉर्मल पानी से रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, उसको गर्म पानी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। फिर एल्यूमिनियम वो हॉट वाटर से भी नहीं करता, उसको और गर्म यानी कि स्टीम हमको डालना पड़ती है। तो गाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, इनमें रिएक्टिविटी की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है गाइज, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ Na और जो पोटेशियम है ये कैसे हैं गाइज, हाईली रिएक्टिव हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव, है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव। और जो मैग्नीशियम और क्या है वो क्या है, लो रिएक्टिव, है ना, लो रिएक्टिव। समझ में आएगा इस आपको। तो यहाँ पे मैंने क्लासीफाई कर दिया, तो मुझे मेटल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा मेटल की रिएक्टिविटी भी कुछ होती है और वो अलग अलग सेम मेटल, अलग अलग मेटल पानी के साथ ही अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है गाइस, है ना। तो ये थी गाइस हमारी सेकंड प्रॉपर्टी विच वाज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर्स। इसका मैं आपको एक जनरलाइज रूल दे देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मेटल हमारे पास रहेगा वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ,
ठीक है, तो हमको क्या बनता है गाइस, हमको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, विथ हाइड्रोजन गैस, विथ H2 गैस। ठीक है गाइस, ये हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस। जनरली वैसे जो होता है, मेटल पहले जब रिएक्ट करता है ना पानी के साथ, तो गाइस सबसे पहले वो मेटल रिएक्ट करके पानी के साथ हमको बनाता है गाइस मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फर्दर मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तब जाके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा डायरेक्ट मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, तो ये बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेप होती है। ठीक है, इसलिए हम देखो लास्ट वाले में देख सकते हैं कि सब में बाकियों में तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, बस एल्यूमिनियम हमारे पास क्या होता है, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनता है, बाकी सब में हाइड्रोक्साइड थे, बस इसमें ऑक्साइड ही रहता है, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ। ओके गाइस, ओके, तो हमको ये बात समझ में आ गई है। इससे हम बढ़ते हैं गाइस हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो गाइस हमारी थर्ड हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज मेटल्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है, विथ एसिड्स। ओके ओके, और स्पेसिफिकली गाइस मैं कौन सा एसिड की बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ डाइल्यूट एसिड की, है ना, डाइल्यूट एसिड। क्यों सर, क्यों डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड डालेंगे हम तो गाइस होता क्या है, अगर आप एक कंसनट्रेटेड एसिड में मेटल डाल देते हो ना तो बहुत विगरस रिएक्शन होती है, और कई बार ऐसा होता है मेटल डाल के ऐसे उचकने लगता है और ऐसा फ्रोथिंग हो जाता है, मतलब सरफेस पे तैरने लगता है मेटल कई बार, तो रिएक्शन प्रॉपर हो नहीं पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट फॉर्म में एसिड लेते हैं जिससे रिएक्शन थोड़ी हो पाए, इतनी विगरस रिएक्शन ना हो, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए। ठीक है, तो हम कैसा एसिड लेंगे गाइस, डाइल्यूट एसिड लेते हैं, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ। ओके, तो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, है ना, मेटल का और एसिड का। तो मेटल ले लेते हैं गाइस हम, तो मेटल हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, हम मैग्नीशियम जैसे हमने ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, एसिड, मतलब HCl इज द मोस्ट कॉमन साइड, वही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें बनता है गाइस MgCl2, है ना। तो क्या बना गाइस, एसिड ने जब रिएक्शन किया मेटल के साथ तो हमको क्या मिला, सॉल्ट मिला। ठीक है, हमको क्या मिला, सॉल्ट मिला। MgCl2 इज अ सॉल्ट, ये बात हम जानते हैं, जैसे NaCl सॉल्ट है ऐसा MgCl2 भी सॉल्ट होता है गाइस। ओके, प्लस हमको साथ में क्या मिलता है गाइस, ये देखो समझते हैं हम, देखो MgCl2 तो निकल गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लग जाएगा। तो अब देखो मेरे को दिख रहा है इजीली, Mg और Cl2 तो चला गया, है ना, 2 Cl, अब बचा क्या, H2, तो साथ में क्या निकल जाएगी गाइस, हाइड्रोजन गैस। ये वाली सेम रिएक्शन हमने उसमें भी देखी थी हमारे चैप्टर 2 में। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स को मैंने डाला था किसके अंदर, याद है, HCl में आप क्या कीजिए, जिंक जो होता है हमारे पास, उसके टुकड़े, उसके ग्रैन्यूल्स, जैसे ही मैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालता हूँ और उसको थोड़ा सा स्टर करता हूँ तो मुझे दिखता है गाइस उसमें से गैस निकल रही होती है, कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ गैस निकल रही होती है। और जैसे ही मैं एक बर्निंग लाइटर या एक बर्निंग मैस्टिक उसके पास लाता हूँ तो ऐसा साउंड आता है। ठीक है, कैसा, पॉप साउंड ऐसा। ठीक है, तो एक पॉप साउंड से वो एकदम से फ्लेम बुझ जाती है। ओके गाइस, है ना, तो कैसा साउंड आता है गाइस, पॉप साउंड आता है जब भी हाइड्रोजन निकलती है तो। ओके गाइस, ओके, जब हाइड्रोजन निकलती है और उसको मैं जला देता हूं तो बेसिकली। ओके, तो ये हुआ Mg प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, है ना, और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बनी हमारे पास गाइस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये हमने डाला उसके साथ एक एसिड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरलाइज रिएक्शन हमें मिल गई गाइस। क्या हमको मिली गाइस, एक मेटल की रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ किसके साथ, एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, और एसिड कैसा, डाइल्यूट एसिड के साथ, है ना, ये दिल नहीं लिखा है, डाइल्यूट लिखा हुआ है, DIL डॉट है ना, डाइल्यूट एसिड। तो क्या मिलता है गाइस, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, या फिर क्या बोल सकता हूँ, सॉल्ट मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक जनरलाइज रिएक्शन में फॉर्म में आ गया है। ठीक है गाइस, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसा मेटल रिएक्ट करते हैं। अब गाइस इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ, वो आता है गाइस नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे एक नोट डाल के, ये प्रो टेप एक टाइप के आपके लिए मैं बता देता हूँ, नोट डाल के लिख लीजिए, है ना, किसके साथ, मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ थोड़ा सा लफड़ा होता है। देखो नाइट्रिक एसिड क्या होता है गाइस, HNO3 को अपन नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, है ना, HNO3 इज गाइस नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, बहुत अच्छा,
है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, सामने वाले को, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज ही तो करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखो क्या होता है गाइस, मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ जिंक के साथ। तो मान लीजिए जिंक में मैंने HNO3 डाला, ठीक है, HNO3 एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बन जाता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस इसके साथ में क्या बन जाता है गाइस, हमारे पास NO2 और हमको मिल जाता है H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाता है, ये 2, ठीक है। और जिंक यहाँ पे कितना है, 94। ओके गाइस, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब होता क्या है गाइस, ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, हाइड्रोजन गैस बनती है, अब ये क्या ठहरा, ये ठहरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीजन पकड़ा देता है, तो H2 को वो पकड़ा दिया तो क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है, ठीक है। और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, खुद किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, N2O, NO2 में, है ना। ऐसा ये करता है गाइस, आपको समझ में आ गया। सामने वाले हाइड्रोजन गैस को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है और उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है, तो H2 गैस लिबरेट नहीं हो पाती है, ठीक है गाइस। तो ये किसके साथ लफड़ा था, नाइट्रिक एसिड के साथ। लेकिन अगेन इसके साथ भी एक ऐसा चैलेंजर होता है जो कहीं ना कहीं इसके साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे गैस दे देता है, ठीक है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, इसमें भी एक फर्दर एक्सेप्शन है, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है गाइस मैग्नीशियम। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करा देता हूं, ठीक है, किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। ध्यान रखना, डाइल्यूट इज द कीवर्ड ओवर हियर, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है गाइस, तो हमको Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल जाता है, MgNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। साथ में हमको क्या मिलता है गाइस, साथ में हमको मिलती है H2 गैस, है ना। तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखना, ये कैसे फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कैसे ले लेता हूँ, कंसनट्रेट फॉर्म में ले लेता हूँ, है ना। और डाइल्यूट नहीं बोलना चाहिए गाइस, मुझे इसको वेरी डाइल्यूट बोलना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए मैं, वेरी डाइल्यूट, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेता हूँ, कंसनट्रेटेड, तो देखो क्या होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो अगेन अपना HNO3 अपने रंग दिखा देगा, ठीक है। तो सिंपल वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को वापस फर्दर ऑक्सीडाइज करके पानी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है गाइस, फिर से Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट तो मिलेगा ही, MgNO3 होल ट्वाइस, इसके साथ हमको मिलता है एक्वस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। फिर हमारे पास कोई सा वही नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाएगा तो NO2 मिल जाता है। फर्दर हमारे पास जो हमारा हाइड्रोजन गैस रहती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू पानी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, ऊपर वाली में भी क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके गाइस, ये आपको समझ में आया। तो ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो गाइस हमने क्या देखा कि एक मेटल जो रहता है, हमारी हेडिंग क्या थी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, ठीक है। तो हमने देखा एक मेटल जब एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। जिसमें भी एक एक्सेप्शन होता है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण वो H2 गैस, बनने वाली H2 गैस को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, पानी में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि NO2, N2O या NO, डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। लेकिन उसके अंदर भी हमने एक एक्सेप्शन देखा कि नाइट्रिक एसिड में अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाता हूँ नाइट्रिक एसिड को, जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट, तो क्या होता है, तो ज़रूर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। लेकिन अगर उसको ही मैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लूँ तो वापस से HNO3 जीत जाता है, हाइड्रोजन गैस को फिर ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है, नहीं बनने देता H2 गैस, आई थिंक, ठीक है। तो आपको ये वाला जो केमिकल रिएक्शन की हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी थर्ड वाली समझ में आ गई होगी विथ मेटल्स। ओके, सिंपल कंक्लूड करता हूं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं गाइस हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, अब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे गाइस हम, मेटल की, है ना। हम करा देते हैं मेटेलिक सॉल्ट के साथ, है ना, विथ मेटल सॉल्ट्स, ठीक है, मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं हमारे चैप्टर 2 में, फिर से देखते हैं गाइस। मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज CuSO4, है ना, एक्वस। इसमें मैंने क्या किया है, कोई एक लोहे की कील डाल दी, Fe, है ना, आयरन की कील डाल दी, ठीक है। तो आपको पता है गाइस, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, खुद चला जाता है, याद करिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, आपकी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, और ये आपका कोई दूसरा फ्रेंड था ना, मेल फ्रेंड था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, है ना, ये आप लोग ऐसा कुछ रिएक्शन के टाइप में इसको इमेजिन कीजिए। ये जो आपका दूसरा फ्रेंड था, धीरे धीरे आपकी फ्रेंड को ये पसंद आने लगा। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, इसने
आपको हटाया यहाँ से और ये खुद इससे अटैच हो गया और मेरे पास क्या बन गया, मुझे कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी गाइस। मैं इनको डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से, तो मुझे ये आया भाई अपना, और ये अपनी आपकी जो दोस्त थी ये आई, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ गई, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, प्लस मुझे साथ में क्या देखने को मिला, साथ में आप भी तो बचे। अब यहाँ पे आप अकेले पड़ गए, ओके। तो गाइस ये देखिए, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी रिएक्शन है। क्या हुआ, ये भाई था और आप दोनों साथ में थे, इसने आके आपको यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव था, है ना, और आपके दोस्त के साथ जुड़ के ये खुद जुड़ गया और आप अलग हो गए, ठीक है। तो गाइस इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आके एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसके साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेता है और कम रिएक्टिव एलिमेंट अलग हो जाता है। ओके, तो याद आया गाइस, है ना। तो ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे भी सेम होता है गाइस। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या होगा, Fe इसको हटा देता है और खुद किसके सल्फेट को लेके चला जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है गाइस, FeSO4, है ना, FeSO4 एक्वस, प्लस हमको साथ में मिल जाता है कॉपर, अकेला बच गया, छूट जाता है कॉपर सॉलिड। समझ में आया गाइस। तो एक मेटल जब एक मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो फर्दर हमको क्या मिलता है, एक सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, और साथ में मेटल मिल जाता है। तो उसको मैं जर्नलाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या, जब एक मेटल को आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, एक सॉल्ट सोल्यूशन, है ना, ऑफ बी, ठीक है, बी का इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो हमको क्या मिलता है, और इसको ए मान लेता हूँ Fe को, तो हमको मिल जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल। क्या ये बात सबको क्लियर है गाइस, है ना, ये बात आप लोग को अच्छे से क्लियर होगी। और मेटल कौन सा, इसको मैंने ए माना था, इसको मैंने मेटल बी माना था, तो कौन सा मेटल मिलेगा, मेटल बी, और यहाँ पे मेटल ए रिएक्ट करवाया था, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो गाइस ये मैंने एक जर्नलाइज कर दिया आप लोग के लिए, रिएक्शन याद रखना। अब क्या होता है गाइस, इसमें एक समझने वाली बात है कि सर ऐसे तो फिर बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं गाइस, बिल्कुल हो सकती हैं। तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल दिख रही होगी, मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे नीचे नीचे मेटल जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है, ऊपर वाले जो मेटल हैं गाइज ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव हैं। फिर नीचे हमने देखा जो गोल्ड है ये लीस्ट रिएक्टिव है। आपको भी पता है गाइज, गोल्ड के सोने के ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं लोहे के ऑर्नामेंट पहन लेते, तो गाइज क्योंकि लोहा जो है वो जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, उसके ऊपर जल्दी रिएक्ट कर जाता है। लेकिन गोल्ड आपने देखा है सालों साल चलता है, खराब नहीं होता, कोरोजन नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो गाइज बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये है, इसको गाइज इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं गाइज इसको, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। ओके गाइस, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमको बताती है कि कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो समझिए ध्यान से, इसमें आपको कॉपर कहाँ पे दिख रहा है, कॉपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। Fe आप देखिए, Fe आपको कहाँ पे दिख रहा है, Fe आपको कॉपर के ऊपर दिख रहा है, मतलब Fe कॉपर को हटा देगा, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो और कौन कौन हटा सकता है गाइस, Fe की जगह मैं Zn भी यूज़ करता, Al भी यूज़ करता, Mg भी यूज़ करता, तो वो भी कॉपर को हटा देते, क्योंकि वो सब भी कॉपर से तो ज़्यादा ही रिएक्टिव है, ठीक है। तो कभी भी कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा, है ना, किसके, ऐसे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि उससे कम रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसको हटा के खुद जुड़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमने देखा कि कैसे एक जो मेटल है हमारे पास वो एक मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है गाइस, है ना। इसी के साथ गाइस हमारे पास हम आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, फिफ्थ हेडिंग पे, है ना, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स या फिर मेटल विथ नॉन मेटल, है ना, विथ नॉन मेटल। तो गाइज इस हेडिंग में मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन में आपके वो जो सारे वैलेंसी वाले डाउट थे ना गाइज, वो सब क्लियर होने वाले हैं कि NaCl ही क्यों है, MgCl2 ही क्यों है, Al2O3 ही क्यों है ना, NaCl4 क्यों नहीं बनता है, ठीक है। तो हम समझते हैं गाइज, देखो समझो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा होता है ना। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है वैलेंसी। क्या होती है अभी बताता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो हमको थोड़ी देर के लिए पता है कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है गाइस, दे सकता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या है गाइस, वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, मतलब क्या गाइस, क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन वो वाला इलेक्ट्रॉन जो दिया जा रहा है वो उसको ले सकता है, ये हमको समझ में आता है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन की जाती है तो Na वो इलेक्ट्रॉन को देता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और हमको क्या मिल जाता है गाइस, हमको देखने को मिलता है नमक, यानी कि NaCl, ठीक है। हमको क्या देखने को मिलता है, NaCl,
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो ये Na है ये क्या है गाइस, एक मेटल है ना। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली गाइस वो डोनर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। यहाँ पे Cl जो है वो एक नॉन मेटल है ना। तो जो नॉन मेटल्स जनरली होते हैं गाइस वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ओके, तो हमको समझ में आया, Na ने एक दिया, Cl ने एक लिया, यहाँ बन गया NaCl। एक और एग्जांपल देता हूँ मैग्नीशियम का। तो गाइस जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। मतलब +2 मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ +1 थी, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से दिया और एक इलेक्ट्रॉन और दिया उसने। तो अब एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ले सकता है। तो 2 लेने के लिए कितने लगेंगे, 2 क्लोरीन लगेंगे। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाते हैं भाई, एक हमको दे दे, एक हमको दे दे, ठीक है। तो ये दोनों एक एक ले लेते हैं और हमको क्या देखने को मिलता है गाइस, MgCl नहीं, MgCl2 देखने को मिलता है। समझ में आया गाइस आपको, क्योंकि एक एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो यहाँ पे -1, यहाँ -1, -1। अब सवाल उठता है कि आप लोग बोल रहे होगे कि सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी होती क्या है, हमको कैसे पता पड़ा कि Na की 1 है ना। 9th में आपने देख चुका है, मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझो गाइस। आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है गाइस कितना, 11, ठीक है, 11 होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको इस फॉर्म में तोड़ना होता है, 2 8 8 18 18 32, है ना गाइस। आपको इस फॉर्म में तोड़ना होता है। ये क्या है गाइस, ये शेल्स हैं हमारे पास। तो आपको पता होगा कि जो Na है, Na का एक एटम है, तो सेंटर में क्या होता है गाइस, हमको पता है सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में घूमते हैं, ठीक है। तो हमने माना एक ये शेल है, एक और शेल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने उसकी शेल बना ली और एक फर्दर शेल ऐसे बनाते गए, ठीक है, इतनी होती नहीं, ठीक है। तो इन शेल्स के नाम आपको पता होंगे। सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं, के शेल, उसके आगे वाली को क्या बोलते हैं, एल शेल, फिर बोलते हैं ऐसा फर्दर एम शेल, ठीक है, KLMN ऐसी शेल्स चलती चली जाती हैं। तो पहली वाली जो के शेल होती है वो कितना ऑक्यूपाई करेगी गाइस, 2, फिर L, फिर M, फिर N, ऐसे सो ऑन चलती चली जाती हैं शेल्स आए, ठीक है। तो K में 2 आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, ऐसे ऐसे हम भरते जाते हैं। तो यहाँ पे हम गाइस बात करते हैं किसकी, सोडियम की। तो देखो समझो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले के में कितने चले गए, 2 चले गए। उसके बाद 2 खत्म हो गए, तो फिर एल में कितने जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, तो यहाँ 8 चले गए। अब देखो 2 चले गए और 8 चले गए, टोटल कितने हो गए, 10। अब बचे कितने, 1। तो एम में कितने जाएंगे गाइस, एम में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो हम इनको ऐसे फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास गए कितने, देखो गाइस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ 8 गए और फिर फर्दर यहाँ पे बस हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही गया, ठीक है। तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में आ गया गाइस। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना गाइस, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या होता है, वैलेंस, या फिर वैलेंसी भी बोलते हैं, वैलेंस शेल, है ना। तो वैलेंस शेल मतलब क्या होता है गाइस, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। और फिर हमारे पास होते हैं गाइस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं गाइस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो हमको पता है गाइस, है ना, कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, मात्र 1। तो सोडियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सोडियम के 11 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2, 8, 1। तो गाइस आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वही क्या हो जाएगी, वही सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है, 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल हमको ये बताता है कि जो हर एलिमेंट है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 1। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़ेंगे। तो गाइस 7 इलेक्ट्रॉन लाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके पास एक ऑप्शन और है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इसके अगले अंदर वाले शेल के तो फुल भरे हुए हैं, तो ये अपना क्या कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है गाइस, ये सोचता है कि यार इस 1 को मैं डोनेट कर दूं किसी तरह, तो मेरे अंदर वाले तो 8 है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है Na से, इसकी टेंडेंसी होती है गाइस Na से Na+1 बनाने की। उससे फ़ायदा ये होता है, अभी ये 281 है ना, फिर ये 2,8 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है गाइस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। समझ में आया गाइस आपको। तो ये करने की कोशिश करता है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक ही करता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ आपसे गाइस, तो देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12। तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2
8, अब देखो 2 और 8 10, और अगले शेल में कितनी जगह है गाइस, 2 8 8 की, तो 8 तो है नहीं, 2 ही है, तो 2 भर देते हैं, 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं गाइस, 2 आए, ठीक है। तो इसकी ये क्या हो गई, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2, ठीक है। पर ये 2 देगा कि 2 क्या करेगा, मतलब अभी देखो इसको कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो 8 करने के 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 दे दे तो अंदर वाले 8 है, या फिर ये किसी से 6 ले ले। तो 6 ले सकता है क्या, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं ले पाएगा। तो ये क्या करता है भाई साहब, ये सोचता है यार अभी तो मैं एमजी हूँ, है ना, अभी मैं एमजी हूँ, ठीक है, 281 282 हूँ, मैं क्या करता हूँ एमजी 2 प्लस बन जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो जाऊंगा 28, और ये 2 चला जाएगा तो 2,8 बन जाऊंगा मैं, ये तो डोनेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है गाइज, ये यहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है। समझ में आया गाइस आपको, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम चाहता था, इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है गाइस, हमेशा ये मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, +1 नहीं होती। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, एक मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, ठीक है। क्लोरीन की और बात कर लेते हैं, सर इतनी बात करी, क्लोरीन की भी कर दो। तो देखो क्लोरीन की और बता देता हूँ आपको। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसको कैसे भरोगे आप लोग, 2 8, ठीक है। फिर अगले में 8 की कैपेसिटी है, बस 7 है, तो 10 तो यहाँ चले गए, तो कितने 7 और बचे, 2 8 7। अब समझो गाइस 7 इलेक्ट्रॉन है, अब 7 में ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो समझो क्लोरीन क्या सोचता है यार, एक ही बचा हुआ है, तो अगर मैं किसी से छीन लूं, अब तुम लोग ये बात सोचो कि 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो गाइस अब इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन लेना इज अ इजी थिंग, तो ये कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी का मिल जाए। तो ये क्या करता है गाइस, जो क्लोरीन रहता है वो हमेशा टेंडेंसी में रहता है कि Cl-1 बना ले, जिससे अभी ये 287 है, और 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये 288 हो जाएगा। समझ में आया गाइस आपको, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी अब 7 मत बोल देना, ठीक है। वैलेंसी वो होती है गाइस क्या, जो वो लेना चाहता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहता है, ठीक है। 7 तो क्या है, 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है या वो लेता है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। अब आपको वैलेंसी क्लियर हो गई। तो देखो किस्मत से सोडियम और मैग्नीशियम के केस में जितने उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वही उनकी वैलेंसी थी। बट यहाँ पे क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, पर वैलेंसी उसकी -1 होगी गाइस, क्यों, क्योंकि वो एक लेना चाहता है, ठीक है उसको। तो हमको ये समझ में आ गया, तो ये हो गया 288। तो आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो हमारे कंपाउंड बने थे यहाँ पे Na के साथ NaCl बनता है और Mg के साथ MgCl2 बनता है, ना कि MgCl, है ना गाइस। तो ये हम समझ चुके हैं आसानी से कि ये एक मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो कुछ इस टाइप से रिएक्ट करता है। अब हम कुछ इसकी गाइस रिएक्शन भी देख लेते हैं, तो हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसका एक स्ट्रक्चर आपको पूछता है एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा कि MgCl2 का आप हमें स्ट्रक्चर बना के बता दो। तो सिंपल है, ये आप Mg ऐसे ले लो, Mg के आपने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो कौन से इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के बाहर है। ये क्लोरीन लिया मैंने, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं कहीं, 7। तो क्लोरीन के मैं 7 क्रॉस से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ठीक है। एक जगह खाली है, यहाँ पे भी इसके साथ और इसके भी 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 एक जगह खाली है। तो ये क्या करता है गाइज, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले एक इधर चला जाता है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो हमको ओवरऑल क्या मिल जाता है गाइज, हम मैग्नीशियम +2 हो जाता है ना, हमको मिलता है Mg+2, ठीक है। और क्लोरीन पे हमें मिल जाता है गाइज ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन है, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ वही इसके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट, ये इंडिकेट कर रहा है किसका, किसका गाइस, ये उसका इंडिकेट कर रहा है मैग्नीशियम को। और यहाँ पे गाइस क्या लगेगा, 2, है ना। 2 मतलब एक ने एक लिया, दो ने दोनों ले लिया गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो MgCl2 हमारे पास ऐसे बनता है। तो गाइस जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट करता है गाइस, तो हमें क्या मिलता है, ये जो MgCl2 मिला गाइस, ये होता है एक आयनिक कंपाउंड। कौन सा होता है गाइस, आयनिक कंपाउंड, या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। हमें मिला MgCl2, सॉल्ट है जो कि एक, तो वो कैसा होता है गाइस, आयनिक कंपाउंड है। तो अब हम चर्चा यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि मेटल रिएक्ट किया नॉन मेटल से, तो हमको क्या मिला गाइस, एक सॉल्ट मिला, ठीक है। और वो सॉल्ट कैसा है गाइस, वो सॉल्ट कैसा है, आयोनिक कंपाउंड, है ना, आयोनिक कंपाउंड, या फिर उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब गाइस क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, हम बात करने वाले हैं गाइस अब थोड़ी सी आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना गाइस, ये कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा, ये जो चार्जेस आ जाते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो आयनिक बॉन्ड का गाइस फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखो क्या होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये जो होते हैं गाइस, ये कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड बहुत ही हार्ड होते हैं
और ब्रिटल होते हैं, है ना। कैसे होते हैं गाइस? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ऐसे मारने पे टूट जाए, बेसिकली ये लोग क्रिस्टल्स बना लेते हैं, आपने देखा होगा नमक के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटल होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये उनकी क्या बात की मैंने? फिजिकल नेचर की बात की, फिजिकल नेचर इनका ऐसा होता है, ओके। अब बात करते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। अगली जो चीज़ होती है गाइस इनकी, वो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइस, बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो मैं लिख सकता हूँ हाई, ठीक है। हाई बॉइलिंग एज वेल एज बीपी एज वेल एज एमपी। ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है ना गाइस, ओके। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी होती है गाइस सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो आप लोग को पता ही है, पानी में नमक डालते हो जल्दी से घुल जाता है, तो हाईली सॉल्यूबल, है ना, हाईली सॉल्यूबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है गाइस, वो आती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना। तो गाइस आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो पानी होता है प्योर डिस्टिल वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन आप उसमें नमक एक चम्मच घोल दोगे ना, तो ये क्या होते हैं, सॉल्ट्स पानी में के टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड की अच्छी होती है, ठीक है। तो कंडक्टिव इनकी अच्छी होती है ना। हाईली कंडक्टिव तो नहीं बोल सकते, हाँ कंडक्टिव होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो गाइस ये हमने हमारी सेकंड जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी जो हम देखना चाह रहे थे, क्या सबसे पहले हम देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पानी, एसिड, मेटल, सॉल्ट्स और नॉन मेटल। तो ये वाली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कंप्लीट ही समझ चुके हैं कि मेटल केमिकली कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब हमारी जो अगली हेडिंग आने वाली है गाइस, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम ये देखेंगे कि फाइनली जो मेटल है वो बनता कैसे है, निकाला कैसे जाता है। तो डाल लेते हैं गाइस हमारी अगली हेडिंग, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ओके। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो गाइस सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगी, देखो मेटल मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो मेटल जो मिलता है गाइस, वो हमको मिनरल और ओर्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो क्या होते हैं मिनरल्स एंड ओर्स? तो सबसे पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, मिनरल्स। तो गाइस मिनरल क्या होता है गाइस? मिनरल यार कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरल फॉर्म में आकर होता है अर्थ क्रस्ट में, उसको हम मिनरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का, है ना, एक टाइप से ओर है, तो वो क्या है? एक टाइप का मिनरल भी हो गया, समझ रहे हो आप बात को। तो जो नेचुरली हमको धरती में दिखता है, जैसे आपने देखा होगा कई सारी नदियाँ वगैरह होती हैं, उनके पास के जो पत्थर होते हैं वो लाल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली क्या है? एक टाइप के मिनरल हैं, उनके अंदर मेटल कंटेंट है बेसिकली, ठीक है। तो मिनरल क्या होते हैं मैं डिफाइन कर सकता हूँ, द एलिमेंट और कंपाउंड, है ना, द एलिमेंट और कंपाउंड विच नेचुरली अकर इन, विच नेचुरली अकर इन, किस में अकर करेंगे? अर्थ की क्रस्ट में ना, अर्थ क्रस्ट, अर्थ CRUST क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। देखो अब यहाँ पे अगली चीज़ जो आती है गाइस, वो आती है ओर। अब ओर क्या होता है समझो गाइस, ओर वो चीज़ होती है जिसमें से मान लीजिए हमारे पास एक कोई जगह है, वहाँ पे पत्थर में कई सारा मेटल छुपा हुआ है, कोई भी मेटल है, मेटल का काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमको पता और हम उससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस जगह में से मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल क्या होना चाहिए गाइस, वो जो मेटल निकल रहा है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। इसको ऐसे समझो, मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए उसको मशीनरी लगाने में, तोड़ने में, सब निकालने में, धुल के फाइनल मेटल बनाने में, और जो वो मेटल निकला जब मैं उसको बेचने गया तो वो बिका 10,000 रुपये का, ठीक है। तो गाइस मेरे को तो लॉस हो गया ना, मैं ऐसा थोड़ी चला सकता हूँ। मुझे क्या होना चाहिए, अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 2 लाख या 3 लाख का तो मेरा मेटल बिकना चाहिए, तो ओवरऑल मैं जिससे प्रॉफिट कमा सकूँ, समझ रहे हो गाइस। तो और हम किसको कहते हैं? ऐसे मेटल तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा, पर हर चीज़ और नहीं कहलाती। और हम बस उसको बोलते हैं जिसमें से मेटल को हम प्रॉफिटेबली, एक ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए, दैट इज एन ओर, है ना गाइस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगी? मिनरल्स विथ हाई, मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का हाई कंसंट्रेशन है, मिनरल्स विथ हाई, हाई क्या? मेटल परसेंट, हाई मेटल परसेंट, फ्रॉम विच ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, है ना, प्रॉफिटेबली, है ना गाइस,
प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो ओर नहीं कहलाएगा, है ना। हो सकता है वो मिनरल हो, पर ओर वो तभी कहलाएगा जब मैं उससे प्रॉफिटेबली मिनरल निकाल पा रहा हूँ गाइस, ठीक है। ओके, तो ये हमने बात की मिनरल्स और ओर की। अब क्या होता है गाइस, समझो मिनरल और ओर आ गया, ऐसा थोड़ी अब हमारे पास ओर आ गया डायरेक्टली इसको बेच देंगे, नहीं, उसको रिफाइन करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा कचरा होता है, ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ ओर की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, जो मिट्टी वगैरह होती है उसको हटा देते हैं, ठीक है। जो ऐसे ओवरऑल हटा सकते हैं ना, कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनसे हम जो बाहर की एक्सटर्नल मिट्टी है, जो चीज़ें हट सकती हैं, उनको हटा देते हैं। फिर मेटल को आगे केमिकल रिएक्शंस के लिए भेजते हैं, जब वो केमिकली ट्रीट की जाती हैं, ठीक है। फिर हम उनसे प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो वो प्योर मेटल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम अब ध्यान से समझने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जब मिट्टी हटाने के बाद जो मेटल्स बचते हैं, हम उनको गाइस ऐसे क्लासीफाई कर देते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया हमारे पास, देखिए समझिए। अब जो हमारे पास ओर हैं, ठीक है, हमारे पास कई सारे मेटल्स हैं, उनको मैं क्लासीफाई कर लेता हूँ। अलग अलग मेटल के अलग अलग ओर्स होते हैं। तो कुछ मेटल्स हैं, मैं उनको क्लासीफाई कर देता हूँ। 3 टाइप से मेटल को क्लासीफाई किया जा सकता है ना। मेटल्स, पहला टाइप गाइस हमारे पास होता है गाइस कौन से, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास हाईली रिएक्टिव, है ना, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। दूसरे वाले गाइस हमारे पास होते हैं जो इतना रिएक्टिव नहीं होते, थोड़े कम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं गाइस क्या, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, रिएक्टिव। और जो लास्ट वाले हमारे पास होते हैं गाइस, वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, है ना। तो हमको उनको क्या बोल सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम हो सकती है, तो लो रिएक्टिविटी, है ना। उनको हम क्या बोल सकते हैं, लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से हमने क्लासीफाई कर दिया है हाई, मॉडरेटली और लो रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है। अब इन सबको अलग अलग करने का, प्योर मेटल ऑब्टेन करने की प्रोसेस काफ़ी अलग अलग है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हाईली रिएक्टिव मेटल में क्या क्या आते हैं हमारे पास, यहाँ पे जैसे आ जाएगा गाइस, जैसे हमने आपको देखा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो है ना, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये कैसे होते हैं गाइस, हाईली रिएक्टिव ओर्स होते हैं, ठीक है। इनका कुछ प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बता ही देता हूँ। इनका गाइस हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। आप इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड यूज कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, ऑफ मोल्टन ओर, है ना। जो इसका मोल्टन ओर होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। सर क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, अभी समझते हैं डिटेल में गाइस। दूसरे होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, इनमें गाइस आते हैं हमारे पास जिंक, है ना। और क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, FePb, ठीक है, और कॉपर। तो ये जो होते हैं गाइस, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनकी जब हम प्रोसेस करते हैं, तो ये जनरली जो गाइस मिलते हैं ना, और हमें 2 फॉर्म में मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इनके 2 फॉर्म होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास गाइस कौन से, कार्बोनेट ओर्स, है ना, कार्बोनेट। एक तो हमको मिलते हैं गाइस कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट, और एक मिलते हैं हमको गाइस सल्फाइड, सल्फाइड के फॉर्म में। तो एक होते हैं गाइस क्या, कार्बोनेट ओर्स, और एक होते हैं सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो इनको दोनों को जो ट्रीट करने का प्रोसेस है गाइस, वो बहुत अलग अलग होता है। जो कार्बोनेट प्रोसेस ओर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं गाइस, उनको हम कैल्सिनेशन से ट्रीट करते हैं। और जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनकी हम रोस्टिंग कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैल्सिनेशन। सर ये होता क्या है, अभी बताने वाला हूँ डिटेल में, ध्यान से आप देखते रहें। इसको ट्रीट करते हैं कैल्सिनेशन से, और इसको ट्रीट करते हैं रोस्टिंग से। ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है, कैरीमिनेटी वाली रोस्टिंग, है ना, ये अलग टाइप की रोस्टिंग है गाइस, ठीक है। आपको बताने वाला हूँ ये क्या है। जो फर्दर हमारे पास जो होते हैं लो रिएक्टिव ओर्स, वो क्या होते हैं, उनकी बात कर लेता हूँ। तो लो रिएक्टिव मतलब ज़्यादा रिएक्ट ना करे, तो गोल्ड और सिल्वर हो गए हमारे पास, है ना, AuAg में ले लेता हूँ गाइस। ये क्या होते हैं, काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनको तो पता है गाइस। ये जो होते हैं ना कई बार ये अपनी जो बेसिकली स्टेट है, जैसे गोल्ड जो है वो हमें प्योर फॉर्म में ही मिल जाता है ना। आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, ठीक है। जो वो एक मोटा सा आदमी आता था, वो सोने की ऐसी खुदाई वुदाई करता था, अलग अलग जाके ढूंढता था, ठीक है। तो वो जब रिफाइनिंग करते थे ना, तो उनको क्या करते थे, ऐसे ही धोते हैं, प्रोसेस होती है, और वहीं पे जो हमें गोल्ड से छानने पे मिल जाता है, तो डायरेक्ट गोल्ड मिल जाता है। हमको ऐसा ज़्यादा कुछ केमिकल रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये अपनी जो इनकी बेसिक स्टेट है उसमें ही हमको मिल जाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इनको कैसे केमिकली ट्रीट किया जाता है। तो एक एक करके तीनों प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। स्टार्टिंग हम करते हैं गाइस किससे, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो हम नंबर 1 डाल लेते हैं गाइस यहाँ पे वापस से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स
है ना, लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब वो जो सीरीज बताई थी ना मैंने अभी आपको, उसमें वो जो नीचे है ना, लो इन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, जैसे सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ओके। तो इनको कैसे रिएक्ट किया जाता है गाइस, इनका रिएक्शन बहुत सिंपल है, ठीक। तो गाइस इनके जो ओर्स होते हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनको पहले क्या गाइस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, फिर उस मेटल ऑक्साइड को फर्दर हीट कर देते हैं, तो हमको मेटल मिल जाता है। बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, सिनेबार, ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई चॉकलेट है, पर HGS होता है ये, सिनेबार, CINNABAR। ये क्या होता है गाइस, मरकरी का और होता है, इसको सिनेबार बोलते हैं। इसको क्या कराते हैं गाइस, हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो HGS लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमको क्या मिलेगा गाइस, हमको मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, फिर से है ना, ये गैशियस फॉर्म में लिया, और इसको क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, ये डेल्टा। तो ये क्या बनाता है गाइस, इकाई की साइन है, हीट की साइन है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको। तो हमको मिल जाता है क्या गाइस, HGO, है ना, नॉट HBO, ठीक है, HGO हमको मिल जाता है। Hg क्या है ना, ऑक्साइड मिल गया हमको इसका सॉलिड फॉर्म में, प्लस साथ में हमको क्या मिल जाता है गाइस, SO2 गैस निकल जाती है, SO2, है ना। जैसे CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है गाइस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको बैलेंस कर देते हैं अपन, ये ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया, सिनेबार लिया, और ये क्या निकल गया गाइस हमारे पास, इसका ऑक्साइड, और ये क्या निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं गाइस, इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। ये जो HGO होता है ना, इसको फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे रिएक्ट करवाया जाता है। इसको हमने फिर से पकड़ लिया, इस HGO को फिर से हम ले लेते हैं, HGO। अब क्या करवाते हैं, इसका मेटल ऑक्साइड तो बन ही गया, ये क्या है गाइस, एक टाइप का मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। अब इसको सिंपली हम लोग हीट कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया गाइस, फिर से डेल्टा साइन लगा देता हूँ। डेल्टा मतलब क्या, हीट होता है ना, ये ट्रायंगल बनता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसका मतलब हीटिंग होती है ना। ओके, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास Hg, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, प्लस O2 निकल जाता है गैशियस फॉर्म में। समझ में आएगा इस आपको। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है गाइस, ये हमारे पास बन जाता है मरकरी। हमारा जो ओर था वो रिफाइन हो गया है, तो फाइनली हमने सिनेबार से हमें जो मरकरी था Hg, वो हमको मिल गया है गाइस, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, लो रिएक्टिव ओर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ आपको, ये A हो गया, एक और B बताता हूँ। अब मान लीजिए गाइस हमारे पास कुछ Cu2S है ना, कॉपर का कोई सा हो रहा है, तो हमने ले लिया Cu2S, इसको फर्दर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या बना डालूंगा, इसका मेटल ऑक्साइड, तो बन जाता है Cu2O, है ना, Cu2O, ठीक है। फर्दर इसमें साथ क्या निकल जाएगा, SO2 गैस निकल जाती है, ठीक है। ये हो गया 2 अब क्या हुआ गाइस, जैसे ही ये रिएक्ट करती है, आप इसको देख सकते हैं, ये रिएक्ट किया, अब हमारे पास क्या बन गया, ये जो इसका मेटल ऑक्साइड बना है, इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर हम क्या करेंगे, अब हीट कर देंगे। तो ये हीट किया जाता है Cu2S के साथ ही, तो देखो, तो ये हो जाता है क्या, Cu2O प्लस Cu2S, ठीक है। इन दोनों को साथ में कैसे हीट किया, तो हमको यहाँ पे फर्दर क्या मिल जाता है, हमारा जो ओर था, है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। तो यहाँ 6Cu विच इज कॉपर हमको मिल जाता है, और साथ में हमारी SO2 गैस फिर से लिबरेट हो जाती है, ठीक है गाइस। ओके, तो ये हमको मिल गया हमारा कॉपर जो हमको चाहिए था, तो ये हमारा कॉपर रिफाइन हो गया, ठीक है गाइस। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको सिंपली ट्रीट करके बना सकते हैं। तो मैं क्या बता देता हूँ, पहले मैंने इसको आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। पहले हमने क्या करते हैं, मेटल का क्या बनाते हैं, मेटल का रिएक्ट कराते हैं O2 के साथ, तो बनता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और उस मेटल ऑक्साइड को फर्दर हीट कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है मेटल, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते टाइम भी क्या करना पड़ता है, हमको हीट ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज रिएक्शन हो गई हमारे पास गई, जो हमको याद रखनी है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे ये बनते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारी किसकी रिएक्शन थी, हाँ ये याद रखना, ये जो मेटल होता है ये कौन सा होना चाहिए गाइस, लो रिएक्टिव, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल के लिए नहीं है। तो ये हमने देखा गाइस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मीडियम इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, या फिर जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मेटल्स, है ना, जो कि कैसे हैं गाइस, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ठीक है। मिडल लिख सकता हूँ, मिडल इन, मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज,
है ना गाइस। तो मैं यहाँ सिंपली उनको एक चीज़ और बोल सकता हूँ, विच आर बेसिकली मॉडरेटली रिएक्टिव। ओके गाइस, तो ऐसे हम मेटल्स की बात करेंगे जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जैसे कि इनके एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, Fe हो गया, Zn हो गया, और क्या हो सकता है, Pb, दैट इज लेड एंड कॉपर एक्सेट्रा। ये इनके एग्जांपल्स हैं गाइस। तो इनको कैसे प्यूरिफाई करेंगे ये हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो गाइस समझिए, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव हम कह सकते हैं कि जो इनके ओर्स होते हैं ये दो फॉर्म में हमको मिलते हैं। एक तो क्या होता है गाइस, एक होता है सल्फाइडोस और एक होता है कार्बोनेटोस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम इनसे पहले इनका मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड के बनाने के बाद हम इनसे मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ हमको क्या मिलता है, या तो मेटल कार्बोनेट मिलेगा, मेटल कार्बोनेट, और मेटल ऑक्साइड, और मेटल सॉरी सल्फाइड, है ना। तो ये दो फॉर्म में मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मेटल कार्बोनेट मिलता है तो उसको कैल्सिनेशन के थ्रू ट्रीट करवाते हैं, कैल्सिनेशन, अभी आपको पता चलेगा क्या होता है। और जो सल्फाइड और मिलता है तो उसको रोस्टिंग करवा देते हैं उसकी, ठीक है, रोस्टिंग करवा देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है गाइस, मेटल दोनों ही फॉर्म में हमको, दोनों ही टाइप से हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड। और उस फर्दर मेटल ऑक्साइड को तो आपको पता ही है, हीट कर दो तो मेटल मिल जाता है, अभी तो बताया ऊपर, है ना, सेम रहती है, तो हमको मिल जाता है हमारा मेटल। समझ में आएगा इस आपको ये प्रोसेस, ये एक जनरल प्रोसेस आइडिया मैंने आपको दिया कि कैसे बना सकते हो आप किस मेटल कार्बोनेट या सल्फाइड से उसका मेटल। तो इसकी अब रिएक्शन और देख लेते हैं तो भाई पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, तो मैं आपको दोनों लेके बताता हूँ। और ये कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ये क्यों किया गया, ऐसा क्यों यूज़ किया गया, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई और दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज मैं जिंक का ले लेता हूँ, है ना। तो जिंक जो है वो कार्बोनेट फॉर्म में भी मिलता है और वो सल्फाइड फॉर्म में भी मिलता है। तो दोनों फॉर्म में आपको करके बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास ZnS है, ठीक है, ZnS। ZnX को गाइस क्या है, इसमें आप समझिए बात को, इसमें ऑलरेडी S है, S है मतलब सल्फाइड है। तो मुझे अगर इसका ऑक्साइड बनाना है तो मुझे इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो गाइस रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करवा देता हूँ, इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाता है गाइस, मुझे मिलेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, प्लस साथ में इसकी कौन सी गैस लिबरेट होगी हमारे पास, SO2। SO2 आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है गाइस। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, रोस्टिंग बोला गया। इसको रोस्टिंग क्यों बोलते हैं गाइस, इसको समझाता हूँ। तो रोस्टिंग होती है, ठीक है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं गाइस, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाई ऑक्सीजन गैस, ठीक है गाइस। ये हमने बात करी रोस्टिंग की, तो हमको पता चल गया रोस्टिंग क्या होती है ना, ये भी होती है रोस्टिंग, बताओ, ठीक है। अब इसी को सेम तरीके से अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, मान लो गाइस ZnS नहीं है मेरे पास, जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में भी आता है, तो ZnCO3। अब आप एक बात समझना लॉजिकली, यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट है तो किसी ना किसी फॉर्म में इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, इसकी हीटिंग करवा दें, किसके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो गाइस उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डायरेक्टली इसको हीट करवा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या हमें क्या मिल जाता है गाइस, जिंक ऑक्साइड वापस मिल जाता है, ZnO, है ना। प्लस हमको क्या मिल जाता है, देखो CO3 था तो ऑक्सीजन एक बच गया, तो क्या बच के निकल गया गाइस, CO2 गैस निकल गई। तो ये सॉलिड फॉर्म CO2 गैस फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या किया, हीटिंग कराई, तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, है ना। तो मैं इसको कैल्सिनेशन भी लिख देता हूँ, कैल्सिनेशन हो गया इसका। यहाँ पे इसका रोस्टिंग हुई थी, ठीक है। तो कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस होती है, मैं लिख देता हूँ, कैल्सिनेशन, है ना, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, है ना। आप एग्जाम में पूछे तो ये रिएक्शन लिख के आ जाना, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है गाइस, सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, अच्छे से। तो ये हो गया हमारे पास क्या गाइस, ये होता है कैल्सिनेशन। समझ में आएगा इस, तो ये हमने जिंक के दोनों ओर लिए, इनको करवा दिया। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था मेटल कार्बोनेट या सल्फाइड दोनों हैं, तो कैल्सिनेशन करा लो या रोस्टिंग करा लो, बनता मेटल ऑक्साइड ही है, उसको फर्दर हीट कर लो तो मेटल बन जाता है, ठीक है। तो करवा देते हैं। अब हम क्या करवाते हैं फर्दर, इसकी स्टेप 2 जो होगी वो क्या होगी, हीटिंग ऑफ इसका मेटल ऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन क्या, दो ऑप्शन होते हैं इसके, ऑप्शन 1 बताता हूँ मैं आपको। ऑप्शन 1 क्या है हमारे पास, है ना, किसका, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने का, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने का ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन 1 है गाइस, ZnO ले लो, ठीक है। इसको सिंपली आप लोग क्या करवा दो, कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है। तो कार्बन के साथ क्या रिएक्ट करवाया मैंने, सॉलिड फॉर्म में ले लेता हूँ और इसको क्या कराते हैं,
रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है गाइस Zn क्या मिल गया हमारे पास मेटल, और साथ में हमारे पास निकल जाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैशियस फॉर्म। ये बात आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गई होगी गाइस, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ ये सॉलिड फॉर्म में, ये क्या क्या है हमारे पास, ये जिंक ऑक्साइड है ना, ये कार्बन है, ये क्या है जिंक मेटल हमको मिल गया, जिंक मेटल, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब गाइज यहाँ पे क्या होता है ना, डायरेक्टली ZnO हीट करने से इतनी इजीली Zn में कन्वर्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कार्बन के यूज़ कर लेते हैं। कार्बन क्या होता है गाइज, समझो बात को, कार्बन ने हमारी किस में मदद करी, कार्बन ने इसका ऑक्सीजन छीनने में मदद करी। तो जो ऑक्सीजन छीनने में जैसे जो ऑक्सीजन देने में मदद कर रहा था वो कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीजन छीनने में मदद करे वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये, ठीक है गाइस। तो इसने ऑक्सीजन छीन लिया सामने वाले का, तो मैं देख सकता हूँ ZnO था, अब यहाँ पे Zn हो गया, तो इसका क्या हो गया गाइस, इसका रिडक्शन हो गया, है ना, इसका रिडक्शन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और देखो, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले से तो ऑक्सीजन छीन लेता है, पर यहाँ देखो CO से CO हो गया, तो खुद ने तो ऑक्सीजन ले लिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, सामने वाले से लेके कहाँ जाएगा, खुद ही तो रखेगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करता है, पर खुद का ऑक्सीजन दे देता है, तो खुद को रिड्यूस कर लेता है। समझ में आएगा इस आपको। तो ये हमने खेत में मत पढ़ो आप तो सीधा इसको ऐसे याद रखो। तो ये हमने देखा कि हमारे पास फाइनली जिंक मेटल बन गया। सर आपने बोला ये ऑप्शन 1 है, तो व्हाट इज द ऑप्शन 2, बताता हूँ आपको। देखो भाई समझो बात को। अब ये तो क्या हो गया, ऑप्शन 1 था सिंपल, हमने कार्बन के साथ रिडक्शन करवा दिया। अब दूसरा क्या होता है गाइस, अगर मैंने आपको अभी बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल ले लूँ तो वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके इसको अलग कर सकता है। तो मैं वही करूँगा ऑप्शन 2 में। देखो समझो बात को, ऑप्शन नंबर OPDI ऑप्शन नंबर 2। देखो अब क्या करेंगे गाइस, हम हाईली रिएक्टिव मेटल लेते हैं, कोई भी सोडियम कैल्शियम जैसा, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक व्हाट, सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, ठीक है। ये तीनों ही हाईली रिएक्टिव एजेंट मेटल्स हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेसिकली जो काम कार्बन ने किया वो ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करवा के बताता हूँ गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई और दे के रखा है ना, कोई और मेटल ऑक्साइड है, हम मान लेते हैं MnO2, है ना, MnO2 हमको दे रखा है, तो उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाता हूँ गाइस, एल्यूमिनियम के साथ करवा देता हूँ, एल्यूमिनियम के साथ करवा देता हूँ सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा गाइस, जो एल्यूमिनियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है Mn से, है ना, मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो गाइस ये क्या करता है, खुद उसकी जगह लग जाता है ना, और मैंगनीज को बाहर कर देता है। तो हमको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा एक फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं ये 3 4, साथ में हमें बनता है Al2O3। Al2O3 आप सबको पता है क्या होता है, अभी हमने देखते हुए आ रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। साथ में बनता है मेटल मैंगनीज, जो हमको चाहिए था, इसी को तो एक्सट्रैक्ट करने का था अपन को, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है, M लिख दिया मैंने, Mn होता है मैंगनीज, ठीक है, Mn लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है। और क्या निकलेगा इस साथ में, हमारे पास निकलती है हीट, ठीक है, हमारे पास क्या निकलती है, हीट। तो यहाँ लिख देता हूँ हीट। ओके गाइस, समझ में आया आप लोग को। तो ये एक रिएक्शन हो गई जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल कर लिया, हमने एक हाईली रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल किया किसी को हटाने, किसी दूसरे मेटल को एक्सचेंज करने के लिए, है ना। तो हमको वो मेटल मिल गया और दूसरे वाले का ऑक्साइड मिल गया। सॉरी। तो गाइज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ कैसे होती है। इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं, तो अब रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं तो पूरा ट्रैक उठा के फैक्ट्री में थोड़ी लेके जाएंगे उनको जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे एक थर्माइट रिएक्शन होती है, उसका यूज़ किया जाता है। आप ये फोटो देख रहे होंगे, इसमें क्या करते हैं गाइज, हम आपने यहाँ पे देखा कि ये वाली रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है, मतलब एक्सोथर्मिक है। अब ये हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी लिबरेट होती है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा होता है समझाता हूँ मैं आपको। इसी टाइप की एक और रिएक्शन देखते हैं गाइज। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ऑक्साइड आयरन का था, Fe2O3 था, है ना, Fe2O3 था, ठीक है। इसके साथ मैंने फर्दर Fe से भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ले लिया, तो एल्यूमिनियम ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इसका मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाया, तो गाइस क्या होता है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसका Fe को यहाँ से हटा देगा और Al इसके साथ जुड़ जाएगा और Fe बाहर निकल जाएगा मॉल्टन फॉर्म में। अब गाइस क्या होता है, ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि मेटल को पिघला देती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो सोचो मेटल पिघल के निकल रहा है। अब मेटल हाई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो सोचो हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो कितनी ज़्यादा हीट निकल रही होगी, है ना। तो गाइस यहाँ पे भी वही फायदा हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आयरन मिलता है वो कैसे मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। साथ में क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में। और क्या निकलती है साथ में गाइस, हीट। अब आप लोग बोलोगे सर तो ट्रैक से क्या रिलेशन है इसका, तो समझो वो जो ट्रैक में क्रैक है ना,
ट्रैक में जो क्रैक है, ये जो एल्यूमिनियम, ये जो हमारा Fe निकलता है लिक्विड फॉर्म में, ये जाके उसमें भर जाता है, ठीक है। तो देखो ना हमको कुछ हीट करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, हमने सिंपल इसको इसमें मिलाया तो ऑटोमेटिक इस तरह से नीचे फ्लो होकर आयरन आया और वहाँ पर ट्रैक में ऐसा शेप रहता है सांचा, उसमें वो भर जाता है, ठीक है गाइस। तो इससे हम जो बैंड्स हो गए हैं, जो क्रैक्स आ गए हैं, खुल गया है ट्रैक, तो उसको वहाँ पे जॉइंट लगा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखना है ना, कई बार पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है कुछ मेरे आपके तरफ, मेरे लिए आपकी तरफ से, ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा है। थर्माइट रिएक्शन, THERMIT, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है गाइस, ओके। तो ये हमने देखा क्या कि हम ऐसे इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने फाइनली देख लिया कि जो मेटल्स हैं हमारे पास, जो कैसे हैं गाइस, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, उनका क्या कराओ, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। कार्बोनेट है कैल्सिनेशन करा दो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करा दो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। उसको या तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाल के क्या कर दो आप, रिड्यूस कर दो, है ना, या उसको हीट कर दो साथ में, तो आपको मेटल मिल जाएगा, है ना गाइस। तो ये हमारी रिएक्शन फर्दर हो गई है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये हमने देखा ऐसे एलिमेंट जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव थे। अब हम देखते हैं गाइस किसका, प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ दोज मेटल विच आर हाई इन द एक्टिविटी सीरीज। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ नंबर 3, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हाई इन एक्टिविटी सीरीज, हाई इन एक्टिविटी सीरीज, है ना गाइस, ओके ओके गाइस। तो ऐसे मेटल की बात करते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो उनके लिए हम ये सब प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ स्पेशल प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। तो अब ऐसा होता क्यों है, तो गाइस समझने की कोशिश कीजिए। जो जैसे कार्बन था जो हमें रिड्यूस कर पा रहा था ऊपर, यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाती है, जो कार्बन होता है ना, वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकी जो अफिनिटी है ऑक्सीजन के साइड में, ऑक्सीजन के लिए, है ना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीजन को कार्बन से ज़्यादा अच्छे से अपने पास रख सकते हैं, समझ रहे हो। ऊपर वाले जो आपने देखे थे ना मॉडरेटली रिएक्टिव, कार्बन की अफिनिटी ज़्यादा थी ऑक्सीजन के लिए, तो कार्बन छीन पा रहा था। अब लेकिन इनमें ज़्यादा दम है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखें, कार्बन आकर निकल, ठीक है, तो कार्बन चला जाता है, उसको देती ही नहीं ऑक्सीजन एक, है ना, क्योंकि इनकी खुद की एफिनिटी ज़्यादा है, तो कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो हमको यहाँ पे अलग प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो वो आपको बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है। तो गाइस देखते हैं, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस हाईली रिएक्टिव metals like सोडियम, पोटेशियम, है ना, और क्या क्या हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम में लिख डालो आपको मानो तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका कार्बन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। इसका रीज़न क्या बताया था मैंने आपको, रीज़न भी बता देता हूँ, है ना। दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी, क्या बोल सकता हूँ, मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, है ना। इसलिए ये कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाता गाइस, है ना। उनसे रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन छीनना, उनसे नहीं छीन पाता, ठीक है। तो हम गाइस यहाँ पे एक प्रोसेस देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग गाइस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ओके। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो प्रोसेस होता है, इसमें गाइस क्या होता है, हमारे पास कुछ इस टाइप का एक बीकर होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस टाइप का एक बीकर होता है, आपने देखा होगा ना लैब में, केमिस्ट्री लैब होगी आपके स्कूल्स वगैरह में, ठीक है। तो इस टाइप का एक हमारे पास बीकर है ना। इस बीकर के अंदर गाइस एक सोल्यूशन भरा होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लू कलर का यहाँ पे सोल्यूशन फिलअप कर देता हूँ, है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये हमने भर दिया गाइस क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे होते हैं एनोड्स एंड कैथोड्स, है ना। क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको।
और इनसे गाइस एक वायर ज्वाइन कर दिया जाता है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दी जाती है। ठीक है गाइस, तो अब होता क्या है, ये जो एनोड होता है ये जो पॉजिटिव एंड होता है, ये होता है पॉजिटिव एंड, जो कैथोड होता है गाइस ये होता है नेगेटिव एंड, है ना। तो अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझिए अब क्या इसका कैसा फंक्शनिंग होता है उसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमको कॉपर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनोड है गाइस, वहाँ पे हम जो कॉपर है ना, जो इम्प्योर फॉर्म में ओर है उसको लगा देते हैं। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर देते हैं गाइस, यहाँ पे हम सोल्यूशन फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो गाइस हमारे पास होता है किसका, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना, या फिर मैं इसको CuSO4 का सोल्यूशन बोल देता हूँ, है ना, सोल्यूशन। ठीक है गाइस, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसको बोल देता हूँ। अब क्या होता है गाइस, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। एनोड पे क्या है गाइस, कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर है ये क्या करता है, यहाँ पे जो कॉपर है मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ एनोड की। यहाँ पे जो कॉपर है गाइस ये टूटता है किस में, Cu2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया गाइस, ये यहाँ से टूट के ऐसा पानी में गिर जाता है, तो यहाँ पे इसने क्या छोड़ दिया, Cu2+ जो बना वो यहाँ छोड़ दिया। ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बने गाइस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ये ऊपर दे देता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, ये तार से ऐसा ट्रेवल करके इधर से इधर जाते हैं, तो कुछ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है समझिए बात को, यहाँ पे क्या होता है, पानी में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब बेसिकली ये जो सोल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला है, इसमें कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है गाइस, ये टूट जाता है पानी में, डिसोसिएट हो जाता है Cu2+ में और SO4 2- में, है ना, SO4 2- में। अब क्या होता है समझिएगा, जैसे ही यहाँ पे कॉपर Cu2+ यहाँ पे गिरा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Cu2+ होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको गेन कर लेता है और यहाँ पे कॉपर के फॉर्म पे ऐसे लगना चालू हो जाता है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड बताता हूँ आपको, Cu2+ जो रहता है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट का रहता है ये क्या करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं इसके पास वो गेन करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फर्दर क्या बना लेता है, कॉपर मेटल बना लेता है। आपको समझ में आया, और यहाँ पे ऐसा बल्ज फॉर्म में लटकने लगता है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गाइस धीरे 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 कि ये वाला जो हमारे पास ये जो एनोड है ये धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म होने लगता है और ये वाली जो चीज़ है ये बढ़ने लगती है। ठीक है, तो एनोड पे जो है हमारे पास जो मिट्टी विट्टी होती है, जो फालतू की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, कॉपर यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे वो जो कलेक्ट हो जाती हैं इधर, उसको हम बोलते हैं गाइस एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड, है ना। तो वो यहाँ पे गिर जाती हैं और मेटल जो होता है वो यहाँ पे निकलता जाता है और इक्विवेलेंट अमाउंट का Cu2+ इलेक्ट्रॉन ले लेके यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाता है। तो यहाँ का Cu2+ यहाँ आता है, ये CuSO4 का 2 Cu2+ यहाँ चला जाता है और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। आपको समझ में आया गाइस, आप जब 11th में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना यहाँ आया, कितना यहाँ गया, कैसे होता है। अभी के लिए इतना जानना बहुत है कि एनोड पे बेसिकली जो भी कॉपर होता है वो टूट टूट के इलेक्ट्रोलाइट में गिरता है, इलेक्ट्रोलाइट का Cu2+ यहाँ पे चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ सॉलिड फॉर्म में या मेटल में लगता चला जाता है। तो गाइस कैथोड पे हमको क्या मिलता जाता है, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ कॉपर मिलता चला जाता है गाइस, है ना। तो ये एनोड की रिएक्शन और ये कैथोड की रिएक्शन मैंने आपको बता दी। तो एग्जाम में आए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में तो आप ये डायग्राम बना के अच्छे से समझा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी तीनों जो प्रोसेस थी, तीनों जो हमने देखी थी, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमने देखा था कि हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, तीनों टाइप के ओर्स की मैंने रिफाइनिंग आपको अच्छे से सिखा दी है। ठीक है, इसी के साथ पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग में गाइस। पर मैं उससे पहले बता दूं, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे कई सारे और इंटरेस्टिंग क्वालिटी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, है ना गाइस। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की ओर, दैट इज़ कोरोजन। ओके, तो डाल देते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग गाइस, दैट इज़ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है गाइस, कोरोजन सिंपल है। बेसिकली कोरोजन क्या होता है, हमने अभी देखा कि हम लोग क्या करते हैं जब रिफाइन करते हैं मेटल को, तो हम उसके ऑक्साइड्स को या उसके सल्फाइड को रिड्यूस कर रहे होते हैं बेसिकली किस फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में, एक मोर रिफाइंड फॉर्म में। तो गाइस मेटल क्या कोशिश करता है, मेटल कोशिश करता है वापस से उस फॉर्म में जाने की, क्योंकि वो उस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल था। तो कोरोजन को एक तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेटल जो एक रिफाइंड मेटल है वो वापस कोशिश करेगा उसका ऑक्साइड बनाने की, है ना। तो या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या फिर उसका सल्फाइड बनाने की। ठीक है गाइस,
तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि मेटल करोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उस फॉर्म में जाता है तो हमारा रिफाइंड मेटल जो हमें चाहिए उस फॉर्म में नहीं बचता, तो हम बोलते हैं वो डिग्रेड होने लग रहा है, लेकिन वो किसके उसके और स्टेबल फॉर्म में जा रहा होता है। लेकिन जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है ना, कोरोजन गाइस काफ़ी सारी चीज़ों का होता है, मेटल का नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों का होता है। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ग्रेजुअल डिटीरिएशन of metal as a result of chemical reaction between it and the surrounding environment, है ना गाइस। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, कोरोजन। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन गाइस आपने देखा होगा, जैसे सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे पे जंग लग जाता है, हमने देखा है, ठीक है। तो वो क्या है, एक टाइप का कोरोजन हो गया। तो हम देख सकते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं गाइस चांदी का भी, आपने देखा होगा, आपकी मम्मी को बोलते हुए सुना होगा कि चांदी काली पड़ गई है बहुत टाइम यूज़ करने के बाद, है ना। तो गाइस बिल्कुल सही बात है, चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर टर्न्स, या फिर सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक लेयर, ठीक है। ओके, और मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस, थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ किसका, आयरन क्या हो गया, ये हो गया। हम बात कर सकते हैं कॉपर की। तो आपने गाइस स्पेसिफिकली देखा होगा, जो आपके तांबे के कॉपर के जो बर्तन होते हैं आपके, है ना, कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनमें जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, फिल्टर बॉटल्स भी आती हैं, तो उनमें एक हरे हरे कलर के से काई जैसा कुछ जमने लगता है गाइस, है ना। तो क्या होता है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर बेसिकली वो रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट CO2, है ना, एंड फॉर्म्स अ कौन सी लेयर गाइस, ग्रीन लेयर बना लेती है, ठीक है। ग्रीन लेयर या ग्रीन कोट। तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, वो करोड हो रहा है। इससे बचने की कोई टेक्निक्स होती है क्या कोरोजन से गाइस, बिल्कुल होती हैं। तो प्रिवेंशन लिख लेते हैं। तो प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं गाइस, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल आपने देखा होगा, लोहे वगैरह को पेंट करते हुए, है ना, आपके घर पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। कूलर्स वगैरह होते हैं जो हमारे, है ना, डेजर्ट कूलर, तो हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग, है ना। हम क्या कर सकते हैं, उनकी ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ऑयलिंग कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा प्रोसेस होता है गाइस, क्या, गैल्वेनाइजेशन हम उसको बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है गाइस, गैल्वेनाइजेशन में हम सिंपल क्या करते हैं, कोई भी मेटल होता है ना, जनरली वो मेटल कौन से होते हैं, आयरन और स्टील अगर हमारे पास होते हैं, तो आयरन और स्टील को ना हम लोग ऐसी जिंक की लेयर में डुबा देते हैं, है ना, ऐसा मोल्टन जिंक में डिप कर देते हैं, तो एक लेयर चढ़ जाती है उसकी, ठीक है, उसका एक कोट चढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, करोजन नहीं होता है ना। उसमें हम क्या करते हैं गाइस, अ लेयर ऑफ जिंक, है ना, एक लेयर ऑफ जिंक हम उस पर चढ़ा देते हैं, जिससे कि रेस्टिंग की, खराब होने की, कोरोजन की कंडीशन कम हो जाती है गाइस, ठीक है। अगला जो बहुत अच्छा प्रोसेस है हमारे पास, वो होता है गाइस अलॉइंग। तो अलॉइंग आपने देखा होगा, ALLOYING, है ना, अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है बेसिकली गाइस, आपने अलॉयस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अलॉय की थोड़ी सी, अलॉयस। तो अलॉयस क्या होते हैं, आपको पता है गाइस, आपने सुना होगा अलॉय व्हील्स, कार में ऐसा अलॉय व्हील लगे हुए आते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसमें नहीं मिलते, टॉप एंड मॉडल पे आपको अलॉय व्हील दिए जाते हैं। तो गाइस अलॉय व्हील क्या होता है, एक अलॉय क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। तो अलॉयस बेसिकली गाइस कुछ एक मेटल है जो कि जल्दी उस पर जंग लग सकता है, जो कि जल्दी करोड हो सकता है, तो हम उसमें दूसरे जो मेटल्स होते हैं उसको मिला देते हैं, जिससे कि उसकी एक जो वीक प्रॉपर्टी है वो अच्छी हो सके, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बेसिकली एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पहले। जैसे जो आयरन होता है, आयरन जो होता है गाइस वो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, आयरन में क्या मिक्स कर देते हैं गाइस, कार्बन मिला देते हैं। तो 0.05% कार्बन मिला देते हैं, फिर उसको यूज़ में लेते हैं। उससे क्या होता है गाइस, इससे इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है ना, हार्डनेस इंक्रीजेस, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ गाइस, अगर इसी आयरन में मैं क्या मिला दूँ, इसी आयरन में मैं मिला दूँ निकल, और निकल मतलब वही जो मेटल निकल है वो, है ना, निकल और क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। तो गाइस हमको मिल जाता है, जिसको आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील के नाम से, जैसे जो वॉचेस वगैरह बनती हैं, है ना, कई सारी जगह यूज होता है। तो क्या मिलता है गाइस हमको, स्टेनलेस स्टील,
स्टेनलेस स्टील, तो आप लोग जानते हैं इस पे जंग भी नहीं लगती, बहुत लंबे टाइम तक खराब भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है गाइज, एक टाइप के अलॉय हैं। तो अलॉय में क्या बोल सकता हूँ, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग टुकड़े समझ में आ रहे हैं, नहीं, एक जैसा पूरा मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर। तो मैं बोल सकता हूँ गाइज, डेफिनेशन लिख लेता हूँ उसकी, अलॉय आर दी homogeneous mixtures, है ना। अब ये कैसे बनते हैं गाइस, ये तब बनते हैं जब मैं किसी मेटल या मेटल को, या मेटल और नॉन मेटल को स्पेसिफाइड रेशियोज में मिलाता हूँ, है ना। अल्लाह इज अ होमोजीनियस मिक्सचर मेड बाय कंबाइनिंग अ मेटल with metal or a metal and a non-metal in specified ratios। ऐसा मतलब नमक नहीं कि स्वाद अनुसार डाल दिया है, फिक्स होता है इतना ही डालना है ना, स्पेसिफाइड रेशियोज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेसिफाइड रेशियोज। ओके, तो गाइज ये हमारे पास क्या होते हैं, अलॉय। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अलॉय बना के भी करोजन से बचा जा सकता है ना। तो गाइज इस वीडियो में हमने पूरा देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें थी, है ना। मैं आपको एक बार शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। तो हमने पहले देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मेटल हार्ड होते हैं, लेस्टर वगैरह सब कुछ होता है उनके पास, बट फिर हमने कुछ उनके एग्जेप्शंस देखे। हमने देखा कि यार कई सारे मेटल हाथ में ही पिघल रहे हैं, लिक्विड जो मरकरी है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन के पास लेक्चर है। तो हमने देखा यार नहीं है, फिजिकल से काम नहीं चलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होना ज़रूरी है। फिर हमने रिएक्शन देखी काफ़ी सारी, है ना। फिर हमने देखा कि पानी के साथ रिएक्शन देखी, तो हमने पता चला कि यार कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तेज़ एक्सोथर्मिक, कुछ बिल्कुल स्टीम के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चली। फिर हमने देखा मेटल्स को निकाला कैसे जाता है। तो एक्सट्रैक्शन में हमने देखा 3 टाइप के मेटल्स होते हैं, लो, मीडियम और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उनकी अलग अलग प्रोसेस हैं और उनके थ्रू हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा मेटल ख़राब कैसे हो सकते हैं, कोरोजन से, तो उसको भी हमने डिटेल में समझ लिया, है ना। तो गाइज ये था वीडियो एडुकैज़म की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइज एडुकैज़म को सब्सक्राइब करें, ऐसे कई सारे वन शॉट वीडियोस आपके लिए हम लेके आने वाले हैं इन फ्यूचर और भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस आईडी पे हम आपके लिए कई सारे लाइव सेशंस लेके आ पाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम और आप थोड़ी जनरल बातें, कभी कभार एक्सरसाइज के सोल्यूशन, ये चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। एडुकैज़म का भी हमारा पेज है, अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो एडुकैज़म को फॉलो कर सकते हैं, है ना गाइस। मैं आपके लिए ऐसे ही और कई सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम पास आ गई है, ठीक है। और मैं आपको मिलूंगा इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तो तब तक के लिए गाइस इंजॉय करते रहिए पढ़ाई को और ऐसे ही मज़े करते रहिए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय गाइस।